हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। सीटेट से संबंधित रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर आ रही है और वो सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आज की भी क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज हम लोग मोस्टली साइंस से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ एनिमल किंगडम? देखो, बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, एक बॉटनी होती है और एक जूलॉजी होती है। बॉटनी के जनक अलग कहे जाते हैं और जूलॉजी के जनक अलग कहे जाते हैं। तो ये एनिमल किंगडम जो है वो जूलॉजी वाले पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, जूलॉजी या फादर ऑफ एनिमल किंगडम पूछा गया है, तो क्या वो थियोफ्रस्टस है, क्या वो अरस्तु है, क्या वो चार्ल्स डार्विन है, क्या वो कैरोलस लिनियस है? तो इसका सही आंसर ये होगा हमारा अरस्तु। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो देखो, अगर बोटनी का पूछा जाता तो बोटनी के जो जनक है वो हैं थियोफ्रस्टस। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था, या फिर जैव उद्विकास इवोल्यूशन का एक सिद्धांत जो दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, आधुनिक वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो तो है अरस्तु, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से हमें सही कथन छांटना है। जिन पौधों में मूसला जड़ें होती है, मूसला जड़ का मतलब होता है टैप रूट होती है। टैप रूट का मतलब होता है जिनमें एक प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट होती है, टर्सरी रूट होती है। जैसे हमारे सरसों के पौधों की जड़ होती है या फिर नीम की जड़ होती है, जो बड़े गहराई तक जाती हैं, जो इनके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई देती हैं, वो वाली हमारी टेप रूट या मूसला जड़ें होती है। तो जिन पौधों में मूसला जड़ें होती है उनकी पत्तियों में जाली का शिरा विन्यास होता है, मतलब उनकी पत्ती जो होती है एक जाली का जैसी होती है, उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और जैसे एक दरारें सी आती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें एक जाल सा दिखाई देता है। तो वो वाली पत्तियां क्या उसके अंदर होती हैं जिनके जड़ें इस प्रकार की होती है, मूसला जड़ें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मूसला जड़ें जिनमें पौधों में होती है उनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। समांतर मतलब जो हम लोग कहते हैं ना, जैसे धान की पत्ती होती है, गेहूं की पौधे की पत्ती होती है, तो उनकी पत्तियों में ना ऐसी धाराएं होती हैं ना, सीधी सीधी एक रेखाएं होती हैं, तो वो उसे कहते हैं समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो जिन पौधों में जकड़ा जड़ें होती है, जकड़ा जैसे कहते हैं हम लोग फाइबर रूट्स, जैसे धान के पौधे की जड़ होती है, जैसे गेहूं के पौधे की जड़ होती है, जैसे घास के जड़ होती है, उसे कहते हैं हम लोग जकड़ा जड़ें। उनकी पत्तियों में जाली का शिरा विन्यास पाया जाता है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? क्या उपरोक्त सभी हैं? तो इनमें से हमें सही कथन छांटना है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जो मूसला जड़ें होती हैं हमारी, जैसे मूसला जड़ों में एक प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी में से सेकेंडरी रूट निकलती है, और सेकेंडरी रूट में से फिर क्या निकलती है? टर्सरी रूट निकलती है, इस तरीके से। तो ये जो एक इस प्रकार की जड़ें हमें दिखाई देती हैं ना, जैसे मूली के अंदर हो जाती है हमारी, गाजर के अंदर हो जाती है ना, इसके अलावा नीम के अंदर है, जामुन के अंदर है, या फिर सरसों के पेड़ के अंदर है, पीपल की पेड़ की जड़ भी से हमारी मूसला होती है, और उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं ना वो हमारे इस तरीके से जाली का शिरा विन्यास वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कहने का ये है कि जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन पच जाता है, जो भी हमारा अवशोषित चीज़ें थी, एनर्जी थी, ऊर्जा थी, ये ऊर्जा जो है हमारे ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या उसे एसिमिलेशन स्वांगीकरण कहा जाता है? क्या उसे निष्कासन एक्सक्लूजन कहा जाता है? क्या उसे पाचन डाइजेशन कहा जाता है? क्या उसे अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है, बिल्कुल स्वांगीकरण। क्योंकि जिस समय भोजन पच जाता है और उस पचे हुए भोजन में से जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है, उसे ही स्वांगीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है अंडे देता है? कौन सा जानवर इनमें से एग जो है वो देता है, अंडे देता है? क्या वो व्हेल है, क्या वो डॉल्फिन है, क्या वो पेंगुइन है, क्या वो स्लॉथ है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा पेंगुइन। पेंगुइन जो है अंडे देती है, नहीं तो व्हेल भी एक समुद्र के अंदर रहने वाली एक मछली की तरह होती है, और डॉल्फिन भी ऐसी होती है, लेकिन सारी मछली अंडे देती है, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन अंडे न देकर
ये बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए इन्हें स्तनधारी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन के पचने का सही क्रम क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे जब हम लोग भोजन करते हैं उसका सही क्रम पूछा जाता है, और ये सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो क्या वो, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। क्या वो है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण या बहिष्करण या अंतःग्रहण है? क्या वो अवशोषण है, पाचन है, बहिष्करण है, स्वांगीकरण है? क्या वो अंतःग्रहण है, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, बहिष्करण? तो आप लोग सोच रहे होंगे बोल क्या रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये शब्द बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए गया है ये प्रोसेस भी, और इस प्रकार का सीटेट में प्रश्न भी आता है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी मैंने दिया गया है सारी चीज़ें। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है ए ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले जब हम लोग भोजन को खाते हैं तो अंतःग्रहण कर रहे हैं, शरीर के अंदर उसे ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसका पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, उनका अवशोषण होता है, अवशोषित होती है चीज़ें, ठीक है, शरीर में जाकर। उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। फिर उसके स्वांगीकरण मतलब जो शरीर में एनर्जी पहुंचती है वो जाती है अलग अलग, और जो बाकी का बचा हुआ एक हमारा अवशिष्ट जो भोजन होता है, अपशिष्ट भोजन जिसे कहते हैं, जो मल होता है वो बहिष्करण हो जाता है, जो हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दूध के दांत कितने होते हैं? हाउ मैनी मिल्क टीथ आर देयर? कितने दूध के दांत होते हैं? क्या वो 10 होते हैं, क्या वो 15 होते हैं, क्या वो 20 होते हैं, क्या वो 32 होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, और 7-8 साल की एज में दूध के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर नए दांत आते हैं उन्हीं के स्थान पर। इसीलिए क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, तो मनुष्य के कितने दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं? क्या वो 20 हैं, क्या वो 32 है, क्या वो 15 है? तो वो 20 दांत होते हैं, क्योंकि दूध के दांतों के स्थान पर इतने ही दांत नए आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें कि जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तो फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस भर जाती है। उपरोक्त दोनों जो है वो सही है, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है? देखो, डायफ्राम क्या होता है, एक प्रकार का पर्दा होता है जो हमारे फेफड़े, लंग्स होते हैं, वहाँ पर हमें दिखाई देता है। जैसे हम लोग सांस भरते हैं ना, जो हमारी चेस्ट होती है, छाती होती है, वो ऊपर की ओर आ जाती है। जैसे हमने सांस भरा ऐसे करके, ठीक है, तो जिस समय हमने सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर में गई ना, और जिस समय हमने क्या करा, सांस को छोड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे शरीर से बाहर निकल गई। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या ऑप्शन इसमें सही जाएगा? ऑप्शन नंबर जैसे ए है हमारा, जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, जिस समय हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बाहर निकलती है ना, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए जानवर के बालों से पट्टियाँ बनाती है, और इन पट्टियों को ही आपस में मिलाकर या जोड़कर टेंट बनाया जाता है। यह जीव कौन सा है जिसके बालों से ये पट्टियाँ या टेंट बनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है इसमें? क्या वो भेड़ है, क्या वो बकरी है, क्या वो लामा है, क्या वो याक है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा, याक के बालों से ही चांगपा जनजाति के लोग क्या करते हैं, वो एक पट्टियाँ बनाते हैं, और उन पट्टियों से फिर टेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है, क्या वो अरस्तु को कहा जाता है, क्या वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पर, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर रिसर्च किया था, तो मटर के पौधे पर किया था। और मटर के पौधे पर ही क्यों किया था? क्योंकि वो आसानी से हर जगह मिल जाता है, और या उसके अंदर जो है वो एक ये जो रिसर्च जो उन्होंने किया था वो इजीली हुआ था। ठीक है, ऐसे प्रश्न क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो वो है हमारा, हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं?
ठीक है, कितने न्यूट्रिएंट हमारे भोजन में होते हैं, तो वो इसका आंसर क्या 4 है, क्या वो 6 है, क्या वो 8 है, क्या वो 10 है। तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 पोषक तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं मुख्यतः। कैसे? देखो, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और वसा है, ये तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और एक होते हैं हमारे विटामिन्स, और एक होते हैं खनिज, और एक होता है वाटर जल, ये हमारे माइक्रो में चले जाते हैं। तो इसको टोटल मिलाकर हमारे 6 न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद कैसे खाया जाता है? हाउ स्वीट पोटैटो आर ईटन। तो यहाँ पर शकरकंद को क्या वो उबालकर खाया जाता है, क्या वो भूनकर खाया जाता है, क्या वो तलकर खाया जाता है, या उपरोक्त ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, उबालकर भी और भूनकर भी दोनों तरीके से शकरकंद को खाया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? कि मिड डे मील हमारा जो स्कूलों के अंदर दिया जाता है, उसकी शुरुआत वैसे तो हुई 1995 में, 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हो गई थी। मध्याह्न भोजन इसे कहा जाता है, लेकिन उस समय ये स्कूलों के अंदर पका हुआ भोजन नहीं दिया जाता था, लेकिन पका हुआ भोजन जो दिया जाने लगा है स्कूलों के अंदर वो 2004 से दिया जाने लगा था, 2004 से, ठीक है। लेकिन अभी आज के टाइम में वर्तमान में मिड डे मील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वो नाम रखा गया पीएम पोषण। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने तापमान पर दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द पाश्चुरलाइजेशन ऑफ मिल्क डन? ठीक है, तो क्या वो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर है, क्या वो 71.7 डिग्री सेल्सियस पर है, क्या वो इन दोनों पर है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों टेम्परेचर पर ही दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 30, ये जो पहला ऑप्शन है 62.8 डिग्री 30 मिनट के लिए दूध को गर्म किया जाता है, और 71.7 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर होता है उस पर 30 सेकेंड दूध को गर्म किया जाता है, और दूध जो है वो पाश्चुरीकृत हो जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी भोजन के में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब किसी भोजन के अंदर फैट भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होता है, तो कौन सी बीमारी या कौन सी चीज़ हमें देखने को मिल पाएगी शरीर के अंदर? रिकेट्स, बेरी, मोटापा, या फिर रतौंधी? तो इसका सही आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटापा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी हमारी कैलोरीज ज़्यादा होती है, और इसके अलावा फैट के अंदर भी कैलोरीज ज़्यादा होती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है हमारा कि जब ज़्यादा हम लोग अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स या फिर वसा का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो हमारा मोटापा ज़्यादा हो जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो होता है किसके कारण? ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ कि मच्छर के काटने से होता है, मक्खियों के द्वारा होता है, दूषित भोजन या जल से होता है, या फिर इनमें से किसी से नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दूषित जल और भोजन से पोलियो फैलता है, और इसको फैलाने में सहायक होती हैं मक्खियाँ। मक्खियाँ जब दूषित जल या भोजन पर बैठती है और वहाँ से उठकर फिर हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं, तो उसमें आशंकाएँ रहती हैं ज़्यादातर पोलियो होने की। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है, क्या वो काली खांसी और टिटनेस या डिप्थीरिया के लिए, या फिर काली खांसी निमोनिया पोलियो के लिए, या डिप्थीरिया पोलियो टिटनेस के लिए, या फिर वो हैज़ा या फिर आंत्र जबर जिसे टाइफाइड कहते हैं, या प्लेग के लिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्या है? क्योंकि वूपिंग कफ, डिप्थीरिया और टेटनस के लिए ही एक स्टार्टिंग में ही डीपीटी का टीका लगा दिया जाता था। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो बीसीजी का टीका किन बीमारियों के लिए लगाया जाता है बचपन में? नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या वो 2 अक्टूबर को हुई थी 2013 में, वो 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी, 2 अक्टूबर 2015 में हुई थी, या 26 जनवरी 2016 को हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है? सिंथेसाइज्ड किया जाता है, मतलब सिंथेसिस किए जाते हैं, निर्माण किया जाता है किन विटामिनों का हमारे शरीर के द्वारा?
क्या वो डी और के का किया जाता है, वो क्या ए और सी का किया जाता है, क्या वो बी और सी का किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि डी और के जो है हमारा, इनका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? क्या वो बी और सी है, क्या वो ए डी के हैं, या फिर के बी है, या ई के है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा। बी और सी हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बी के जितने भी हमारे अन्य विटामिन हैं और सी जो है हमारा, ये सारे के सारे जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा ए डी ई के जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं हमारे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव अपघट्य पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसमें से ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल कौन से पदार्थ होते हैं जो इजीली पानी में या फिर किसी द्रव में आसानी से घुल जाते हैं, वो हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे मिट्टी में भी घुल जाते हैं, जल में भी घुल जाते हैं आसानी से, जैसे कागज़ हो गया, सब्जी के छिलके हो गए हमारे, इत्यादि जो घरों से निकलने वाली जो हमारे अन्य जो भी सामान होता है खाने वाला, वो जो रोटी होती है या फिर चावल होते हैं, हमने पानी में डाल दिया, आपस में घुल गए, जल्दी घुल जाते हैं। और इन्हें हम लोग निम्नीकृत भी कहते हैं, ठीक है। और जैव अनिम्नीकृत कौन से होते हैं? जिसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, और जैसे हमारे एक नायलॉन हो गया, जैसे शीशा हो गया, जैसे पॉलीथीन होगी, ये पानी में आसानी से नहीं घुल पाती। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसमें जैव अपघट्य पदार्थ पूछा गया, क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो शीशा होता है, क्या वो हमारा पॉलीथीन होती है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन तीनों दिए गए हैं वो जल में घुल ही नहीं सकते हैं, वो हमारी मिट्टी में आसानी से घुल ही नहीं पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? क्या वो परजीवी कहा जाता है, क्या वो अपघटन कहा जाता है, या स्क्वेंजर्स कहा जाता है, या वो सर्वाहारी कहा जाता है? देखो, यहाँ पर पूछा गया मृत जंतुओं पर, तो मृत जंतुओं पर क्या वो अपघटनकर्ता हो सकते हैं, क्या वो परजीवी हो सकते हैं, स्क्वेंजर्स हो सकते हैं, सर्वाहारी हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स वो एक जीव होते हैं, जैसे गिद्ध होता है, जो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं, ठीक है, उन्होंने खा लिया और उन पर वो जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, वो मृत जीव जंतुओं को तो खाते हैं, लेकिन उनको खाकर उनके कार्बनिक पदार्थों को जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। यहाँ पर अपघटित करने वाला कोई बात पूछी नहीं गई क्वेश्चन में, यहाँ तो सीधा कहा कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी कौन से हैं, तो वो स्क्वेंजर्स होंगे, है ना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है? ठीक है, तो क्या वो मनी प्लांट से, क्या वो सिनकोना के प्लांट से, क्या वो यूकेलिप्टिस से, क्या वो एकोनाइट से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना प्लांट जो होता है उससे ही कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है, जो मलेरिया की बीमारी के सुधार में काम आती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने का सही तरीका दिया गया है। जैसे कि क्या तला जाता है पहले, फिर भिगोया जाता है, भुना जाता है, फिर पहले सेका जाता है, तला जाता है, भुना जाता है, फिर उबाला जाता है, गूंदा जाता है, भुना जाता है, या सेका जाता है, उबाला जाता है, बेल कर बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सीटेट में इस प्रकार का प्रोसेस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा, पहले किसी भी जो खाने का तरीका होता है उसे पहले सेका जाता है, उसके बाद तला जाता है, उसके बाद भुना जाता है। तो ये जो है भूनने का प्रोसेस जो है वो सबसे बाद में होता है। जिस समय भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो सेकना, तलना और भूनना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। तो वो 4 तरीकों में से कौन सा इसमें से सही है ना? दिन में 2 बार ब्रश करना, इनेमल कम न हो इसके लिए ब्रशिंग जो होता है हमारा, बेसिन जो पहनते हैं ना एक प्रकार का, है ना, दांतों पर, तो वो पहनना चाहिए। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न खाएं, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हमारा होगा कि इनेमल कम न हो
इसके लिए बेसिन का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर 2 भी इसमें सही है, ठीक है। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न खाएं, ये भी इसमें सही चला जाएगा। और इसमें हमारा चला जाएगा दिन में 2 बार ब्रश करें, साफ सुथरा कर रखें हमारे दांतों को। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ए, 2 और 3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपके लिए हेल्पफुल है हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच।